स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 इन द सब्जेक्ट बायोलॉजी, वो है द लिविंग वर्ल्ड। बायोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। अभी देखो, लिविंग वर्ल्ड को समझने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द बायोलॉजी। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग समझ लेते हैं बायोलॉजी का। जैसे यहाँ पे अगर देखो, आप लोगों को भी पता होगा बायोलॉजी का मतलब क्या है। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायोलॉजी का मतलब अगर देखो, इसको इस टर्म को अगर हम लोग थोड़ा अलग करें या फिर थोड़ा अगर डिवाइड करें, बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी। तो सिंपली बायोलॉजी का मतलब क्या निकल के आता है? स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, इज कॉल्ड बायोलॉजी। या बायोलॉजी को सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो बायोलॉजी को अगर हम लोग तो डिवाइड करेंगे टर्म को, बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। ये तो हो गया जो हाइपोथेटिकल जो टर्म हम लोग बायोलॉजी को प्रोवाइड किया जाता है, या फिर जो इन जनरलाइज टर्म जो है। बट बायोलॉजी को और एक नाम से भी समझा जाता है इन द फील्ड ऑफ साइंस। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को और एक नाम से बुलाया जाता है इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है। बायोलॉजी को ये भी नाम दिया गया। व्हाट इज द टर्म? बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, क्योंकि बायोलॉजी में जब हम लोग बहुत सारा टॉपिक को पढ़ेंगे, जो टॉपिक हम लोग को मिलेगा वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा ऐसा कुछ नहीं है। उसी टॉपिक के साथ देखना बहुत सारा एक्सेप्शन भी जुड़ा हुआ होता है, जो कभी बाकी अदर साइंस के साथ अगर रिलेट करोगे तो ये जनरली थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। दैट इज वाई बायोलॉजी को बोला जाता है साइंस ऑफ एक्सेप्शन। हो गया। अभी देखो, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी तो हम लोगों ने यूज कर लिया टर्म, यूज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी कहाँ से आया? द फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर देखो, बायोलॉजी जो है कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल क्या कौन है? एरिस्टोटल इज ए ग्रेट फिलोसोफर। इनको जनरली बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। हो गया। तो हम लोगों ने बायोलॉजी को क्या समझा? स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बायोलॉजी को और एक नाम दिया जाता है साइंस ऑफ एक्सेप्शन, एंड फादर ऑफ बायोलॉजी यहाँ पे किसको दिया जा रहा है? एरिस्टोटल। हो गया। अभी देखो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अगर देखो, अगर बायोलॉजी को हम लोग मदर सब्जेक्ट बोलेंगे, बायोलॉजी का कुछ बेसिक ब्रांचेस है, जो 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अगर देखो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज बॉटनी, देन जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये 3 मेन ब्रांच है बायोलॉजी का, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बाद में इनका बहुत सारा ब्रांचेस निकल के आता है बेस्ड ऑन सर्टेन पर्टिकुलर फीचर के ऊपर के। जैसे सेल को स्टडी अगर करेंगे तो साइटोलॉजी, जीन को अगर स्टडी करेंगे जेनेटिक्स, वो तो अलग चीज़ है। बहुत सारा अप्लाइड ब्रांचेस भी है, बट इन जनरल अगर देखो बायोलॉजी का 3 मेन ब्रांच है, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो बॉटनी में बॉटनी जो है, बॉटनी का मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड माइक्रोबायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये 3 ब्रांच है बायोलॉजी का, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में हम लोग प्लांट को लेकर स्टडी करते हैं, जूलॉजी में हम लोग एनिमल को लेकर स्टडी करते हैं, एंड माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं जिसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अभी यहाँ पे समझना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर स्मॉलर इन साइज, मतलब हम लोग को खाली आंख से दिखाई नहीं देता, इनको देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो जब तक हम लोग माइक्रोस्कोप नहीं यूज करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म को हम लोग देख भी नहीं सकते। जैसे
वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बहुत सारा प्रोटोजोन्स भी है जिनको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। तो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप उनको हम लोग बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड फादर ऑफ यहाँ पे अगर देखो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गया 3 ब्रांच, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो बॉटनी अगर देखो फादर ऑफ बॉटनी कौन है, यहाँ पे अगर देखो तो फादर ऑफ बॉटनी इज नोन एज थियोफ्रास्टस। ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट को जगह लिखेंगे फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी इज नोन एज थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। सिंपल यहाँ पे अगर देखो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किनको बुलाया जाता है, सेम एरिस्टोटल को बुलाया जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अगर देखो इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज नोन एज लीवेनहुक इज नोन एज एंटन वॉन लीवेनहुक इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये हो गया फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये हो गया हम लोग का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजी। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एक्चुअल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, देखो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अबाउट द चैप्टर, द फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग को समझना चाहिए लाइफ क्या है। लिविंग वर्ल्ड हम लोग को पता है इट्स ऑल अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग सिंपली बोल सकते हैं अगर किसी में ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मूवमेंट है, लोकोमोशन है, हम लोग इजीली बोल सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म को ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट यहाँ पे समझना होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म से पहले लाइफ का मतलब क्या है। लाइफ है इसीलिए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लाइफ का मतलब यहाँ पे अगर देखो व्हाट इज लाइफ, लाइफ का मतलब है लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, प्लस एक दूसरे के साथ रिएक्ट भी करता है। तो लाइफ इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस करता है कैसे, थ्रू केमिकल रिएक्शन। जितना भी मॉलिक्यूल्स है whether it is organic और inorganic molecule और inorganic and organic molecules जब एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शंस करेगा, व्हाट इज द प्रोसेस, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो ऑल दिस मॉलिक्यूल व्हेन रिएक्ट विथ ईच अदर। तो फिर से रिपीट करता हूँ, लाइफ इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन है व्हिच एक्सप्रेस, कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, थ्रू केमिकल रिएक्शन। जैसे ही केमिकल रिएक्शन हो जाता है इनका मॉलिक्यूल्स का, आफ्टर केमिकल रिएक्शन वो लोग क्या करता है, व्हिच लीड टू, केमिकल रिएक्शन के बाद कैसे वो लोग एक्सप्रेस करता है, व्हिच लीड टू ग्रोथ। इनमें डेवलपमेंट दिखाई देगा, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब इतना सारा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद रिजल्ट क्या निकल के आता है, व्हिच लीड टू ग्रोथ। बहुत सारा मॉलिक्यूल्स, इसमें अगर देखो बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारा हार्मोन्स भी है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, सब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो जब ऑल दिस मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है दे लीड टू ग्रोथ। अगर कोई भी सब्सटेंस में ग्रोथ दिखाई देता है दैट मीन्स इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेवलपमेंट दिखाई देता है, रिप्रोडक्शन भी इनमें दिखा देता है, मेटाबॉलिज्म भी दिखा देता है। मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी, हम लोगों के बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है, अभी भी हम लोगों के बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन जो है उसको हम लोगों ने कलेक्टिवली नाम दे दिया है मेटाबॉलिज्म। देन रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब यहाँ पे अगर देखो हम लोग जो रेस्पॉन्ड करते हैं कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली के साथ। एक्सटर्नल स्टिमुली का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट के हिसाब से जब हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं। अगर सिंपली मान लो अगर मेरे आंख में किसी ने टॉर्च मार दिया तो मैं क्या करूंगा, इमीडिएटली रिएक्शन हम लोग का क्या आता है, हम लोग आंख को बंद कर देते हैं। या फिर सपोज मान लो कि
माचिस को अगर हम लोग आग के साथ पकड़ लेते हैं तो हम लोग इमीडिएटली क्या करते हैं, हाथ को रिमूव कर लेते हैं। तो ये क्या है, हम लोग का रेस्पॉन्स है। और रेस्पॉन्स किसके अगेंस्ट में, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के साथ। इट में बी लाइट, इट में बी टेम्परेचर, इट में बी टच, कुछ भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जो है अगेंस्ट द एक्सटर्नल स्टिमुली, इसको हम लोग बोलेंगे रेस्पॉन्सिवनेस। एंड देन लास्ट जो यहाँ पे लिखा है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब यहाँ पे अगर सिंपली समझो, एडाप्टेशन मतलब क्या है, द एनवायरमेंट और द प्रोसेस बाय व्हिच वी आर एबल टू एडाप्ट और एडजस्ट। यहाँ पे वही टर्म है, जब हम लोग कोई भी एडवर्स कंडीशन के साथ अपने आप को ढाल देते हैं या फिर एडजस्ट कर लेते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं एडाप्टेशन। जैसे बर्ड के बारे में अगर देखो, बर्ड को उड़ने के लिए क्या क्या एडाप्टिव फीचर डेवलप हुआ, इनका जो सामने का जो दो पैर था वो मॉडिफाई होके बन गया विंग्स। जैसे विंग डेवलप हुआ, उनमें उड़ने का जो कैपेसिटी जो है वो डेवलप हो चुका है। प्लस उनका बोन्स अगर देखो, बोन बहुत लाइट होता है बर्ड का, तो बॉडी लाइट होने से विंग का फ्लिपिंग से बॉडी को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर सकते, तो दैट मीन्स दे कैन फ्लाई। जैसे अगर देखो पोलर बियर का अगर बॉडी एयर देखो बहुत ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उस ठंड से बचने के लिए उनका बॉडी एयर या फिर फूड जो है वो बहुत लंबा होता है। दैट मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बचने के लिए अपने आप में कुछ चेंजेस डेवलप कर लेता है। एंड दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज एडाप्टेशन। तो ये हो गया अबाउट द लाइफ। तो फिर से रिपीट करता हूँ, लाइफ क्या है, इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपली समझो, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होता है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब केमिकल रिएक्शन करेगा। रिएक्ट करने के बाद आफ्टर रिएक्शन वो कैसे उसको एक्सप्रेस करेगा, दे लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड दिस इज कॉल्ड एज लाइफ। अभी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ और एक जो टर्म जो है वो क्या है, देखो वो है लिविंग बीइंग्स। लाइफ के साथ जुड़ा हुआ जो टर्म जो है, व्हाट इज द टर्म, द टर्म इज कॉल्ड एज लिविंग बीइंग्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, दो सब्सटेंसेस एग्जिबिट क्या क्या, देखो ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन या फिर एडाप्टेशन भी इसको हम लोग डाल सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे लिविंग बीइंग्स। कोई भी सब्सटेंस में, ठीक है, अगर ग्रोथ दिखाई देता है, डेवलपमेंट दिखाई देता है, रेस्पॉन्सिवनेस दिखाई देता है, मेटाबॉलिज्म भी होता है या फिर रिप्रोडक्शन भी अगर दिखाई देता है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज जनरली नोन एज लिविंग बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हो गया, ये हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है एंड व्हाट इज लाइफ। लाइफ में जो जो फीचर्स है अगर किसी भी सब्सटेंस में दिखाई देता है, उसी को हम लोग बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर लिविंग बीइंग्स। बट यहाँ पे मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, क्योंकि ये जो डिफरेंसेस जो है स्टूडेंट्स जनरली छोटे क्लास में पढ़ लेते, सबको ये आइडिया होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये होता है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज ग्रोथ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ दिखाई नहीं देता। मेटाबॉलिज्म जो है इज फाउंड इन लिविंग सिस्टम या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग सब्सटेंस के अंदर ये मेटाबॉलिज्म दिखाई नहीं देता। मतलब एक का ऑपोजिट, मतलब ग्रोथ का जो ऑपोजिट पॉइंट होगा वही है डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसको डिस्कस करके यहाँ पे हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज ए बेसिक थिंग जो हर एक स्टूडेंट
बचपन में सीख लेता है, जैसे मान लो कि फ्रॉम द क्लास 4 या फिफ्थ स्टैंडर्ड से ही सबको समझ में आ जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस या फिर थिंग्स के बीच में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस है। ठीक है, अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे अबाउट द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे तो हम लोग कहने के लिए बहुत सारा फीचर्स है, पर उस फीचर को हम लोग और भी अच्छे से समझने के लिए कोशिश करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा देखो, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसको हम लोग सिंपली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपली चैप्टर के हिसाब से अगर चलेंगे तो हम लोग फीचर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी को हम लोगों ने क्या रखा है, डिफाइनिंग फीचर्स, एंड दूसरा जो कैटेगरी ऑफ फीचर जो है उसको हम लोग रखते हैं जनरल फीचर्स। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर्स एंड जनरल फीचर्स। तो यहाँ पे अगर देखो डिफाइनिंग फीचर और जनरल फीचर में बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्या निकल के आता है। डिफाइनिंग फीचर मतलब, डिफाइनिंग फीचर किसको हम बोलेंगे, इट इज एसेंशियल फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर। मतलब जो फीचर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक तो बहुत जरूरी होता है, एट द सेम टाइम उस फीचर का कोई एक्सेप्शंस नहीं होता, उसको हम लोग बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर। और दूसरा जो फीचर है जनरल फीचर इज ऑल्सो द फंडामेंटल फीचर्स, with एक्सेप्शन। अगर कोई भी फीचर है देन इट इज कॉल्ड एज जनरल फीचर। ठीक है, तो जनरल फीचर क्या है, फंडामेंटल फीचर्स है विथ एक्सेप्शन, या फिर हम लोग इसको और एक तरीके से भी बोल सकते हैं, बहुत सारा ऐसा फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एज ए फंडामेंटल फीचर हम लोगों के बॉडी में होता तो है, बट ये नहीं कि उस फीचर का एब्सेंस होने से ऑर्गेनिज्म में कोई इफेक्ट आएगा। तो दिस टाइप ऑफ फीचर्स आर जनरली कॉल्ड एज जनरल फीचर्स। ठीक है, तो जनरल फीचर जो है क्या है, फंडामेंटल फीचर्स विथ एक्सेप्शंस। और डिफाइनिंग फीचर मतलब जो फीचर बहुत एक तो बहुत जरूरी होता है, सिर्फ लिविंग बीइंग्स में ही होगा, कोई भी नॉन लिविंग सब्सटेंस में नहीं दिखाई देगा, प्लस इनका कोई एक्सेप्शंस नहीं होगा, देन इट इज कॉल्ड एज डिफाइनिंग फीचर। अभी क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर्स अंडर द लिविंग वर्ल्ड। अगर देखो यहाँ पे ये तो हो गया हम लोग का मीनिंग अबाउट द डिफाइनिंग फीचर। व्हाट आर द फीचर्स व्हिच आर कैटेगराइज्ड अंडर दिस डिफाइनिंग फीचर। तो यहाँ पे अगर देखो देयर आर थ्री फीचर्स। फर्स्ट जो फीचर है वो है सेलुलरिटी। ठीक है, सेलुलरिटी ये तो पता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स होगा, इसलिए तो हम लोग सेल का डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा जो है दूसरा फीचर इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म पहले मैंने क्या बोला था, जितना भी केमिकल रिएक्शंस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग सेल के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्सिवनेस। तो दीज आर द थ्री डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हो गया, सेलुलरिटी, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्सिवनेस। अभी यहाँ पे देखो जनरल फीचर में क्या क्या आता है। तो जनरल फीचर में कौन कौन सा फीचर इंक्लूड होता है, जैसे यहाँ पे अगर देखो फर्स्ट वन इज ग्रोथ, दूसरा
रिप्रोडक्शन, थर्ड वन अगर देखो मूवमेंट, एडाप्टेशन, लाइफ स्पैन and depth. These are the generalized feature: growth, reproduction, movement, adaptation, lifespan and depth. These are the generalized feature of living organism, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जनरल फीचर। क्योंकि ग्रोथ को हम लोगों ने इसमें अभी ये क्वेश्चन आया होगा तुम लोगों के दिमाग में, सर ग्रोथ तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, बट फिर भी इसको हम लोगों ने डिफाइनिंग फीचर में इंक्लूड क्यों नहीं किया? इसका रीजन अगर देखो, ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो दिखाई देता है, एट द सेम टाइम बहुत सारा नॉन लिविंग सब्सटेंस के अंदर भी ग्रोथ दिखाई देता है। जैसे माउंटेन का ग्रोथ होता है, बोल्डर्स का ग्रोथ होता है, या फिर आइसबॉल का भी ग्रोथ होता है। दैट मीन्स ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगा ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉन लिविंग सब्सटेंस में भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन जो है इसको कैसे डाला? रिप्रोडक्शन अगर देखो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, बट इसको हम लोगों ने अलग क्यों किया, डिफाइनिंग फीचर में क्यों नहीं डाला? क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है ऐसा एक फीचर है जो अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना हो तो उससे उसका लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं आता। मतलब सपोज मान लो कि कोई भी इंडिविजुअल अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो मरेगा, ऐसा कुछ नहीं, दे कैन सर्वाइव। बट एक ही प्रॉब्लम है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन अगर नहीं करता तो उनका जो पीढ़ी जो होता है, या फिर हम लोग बोलते हैं जनरेशन जो है, वो एक टाइम जाके बंद हो जाएगा। मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म जो है कॉम्प्लीटली नेचर से गायब ही हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्शन। तो ये सब चीज जो है, दैट इज व्हाई दिस आर द जनरल फीचर्स एंड दिस आर द डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो फीचर बहुत जरूरी होता है और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, कोई भी बाकी सब्सटेंस में दिखाई नहीं देता। एंड ये सब जो ये जो फीचर जो है, इस फीचर में कोई एक्सेप्शन भी नहीं होता। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज डिफाइनिंग फीचर। अभी हम लोगों को अलग अलग से समझना होगा अबाउट द डिफाइनिंग फीचर एंड जनरल फीचर। अभी देखो जो फर्स्ट फीचर है अबाउट द लिविंग डिफाइनिंग फीचर के अंदर, वो है सेलुलरिटी। ठीक है, तो सेलुलरिटी सिंपली हम लोग बोल सकते हैं ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। समझ में आ रहा है? सेल्स। अभी सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग को सबको पता है, छोटे क्लास में भी हम लोग ने पढ़ा है। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल्स होता है। सेल्स जो है वो अल्टीमेटली बहुत सारा फंक्शन जो है हम लोग के बॉडी के अंदर वो कैरी करते हैं। तो दैट इज एक तो स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल्स के बिना ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, प्लस सेल्स अगर नहीं होगा तो बॉडी में जितना भी फंक्शंस होता है ये भी नहीं चलेगा। तो दैट इज व्हाई सेल इज जनरली नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हो गया सेल। अभी सेल्स को अगर देखो, सेल के नंबर के हिसाब से हम लोग ऑर्गेनिज्म को भी कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं, वो बाद में जाएंगे। यहाँ पे देखो सेलुलरिटी का जो फीचर जो क्या है, देखो इसमें क्या क्या पॉइंट निकल के आता है। ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म में आइदर एक ही सेल हो सकता है और मोर देन वन सेल्स हो सकता है। हो गया। अभी अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल सेल है, दे आर जनरली रिगार्डेड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होगा देन इट इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का अगर स्ट्रक्चर अगर देखो, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर जो है, एक सेल का जो स्ट्रक्चर जो है वही एक बैक्टीरिया है। दैट मींस बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर। एमीबा भी अगर देखो, नाम सुना होगा एमीबा भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल है उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर। यूनिक का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर मींस सिंगल सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। अभी देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या डाला है, देखो ऑर्गेनिजम्स विथ मोर देन वन सेल्स। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन सेल्स होगा देन दे आर कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे ह्यूमन हो गया, प्लांट्स हो गया, बहुत सारा फंजाई हो गया,
जिनमें बहुत सारा सेल्स इन्वॉल्व होता है टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीसेलुलर। एंड देन सेल्स कंटेन, अभी ये तो हो गया ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। अभी सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? सेल्स जो है, सेल्स कंटेन जनरली ए सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को क्या नाम दिया जा रहा है? देखो, प्रोटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज लिविंग मैटर ऑफ सेल्स। और सिंपली अगर देखो प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या है, जैसे अगर सेल स्ट्रक्चर को अगर तुम लोग इमेजिन करो, छोटे क्लास में भी किया होगा, सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या है? साइटोप्लाज्म है, उसके बाद क्या है? न्यूक्लियस है सेल्स के अंदर, और बाहर तो होता है मेम्ब्रेन। जैसे अगर प्लांट सेल हुआ तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होगा, अगर एनिमल सेल हुआ तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगा। बट प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे अगर देखो, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को कॉम्बाइनली हम लोग बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सेल्स के अंदर जो लिविंग मैटर है जिस कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। हो गया? तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो है सेलुलरिटी। अभी यहाँ पे अगर देखो, ये तो यूनिसेलुलर के केस में सिंगल सेल तक रहेगा, बट मल्टीसेलुलर के केस में क्या होता है? इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर अगर देखो, इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर फॉर्म, ठीक है, क्या क्या होता है? पहले क्या होगा? सेल्स होगा, मतलब बहुत सारा सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, एंड अल्टीमेटली बनेगा क्या? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टीसेलुलर फॉर्म के केस में दिखाई देगा। पहले क्या होगा? एक तो हम लोगों को समझ में आता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा सेल्स होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कलेक्टिवली नोन एज टिश्यू। ठीक है, एंड ऑल दिस टिश्यू जब फिर से कंबाइन होगा, दे परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, जिसको हम बोलेंगे ऑर्गन। ठीक है, एंड बहुत सारा जब ऑर्गन सिस्टम एक साथ जुड़ जाएगा उससे बनेगा ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम अगर बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिवली फंक्शन करना शुरू कर देता है, इट अल्टीमेटली डेवलप इनटू ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल लेवल जो है मल्टीसेलुलर फॉर्म्स के केस में दिखाई देता है, बट नॉट इन यूनिसेलुलर फॉर्म। यूनिसेलुलर के केस में क्या होता है? इज ए मेड अप ऑफ सिंगल सेल, दैट मीन्स वही सिंगल सेल जो है उसका फंक्शनल यूनिट भी है, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। पर मल्टीसेलुलर के केस में अगर जाओ, ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू, हर एक टिश्यू का अलग अलग फंक्शन है। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू बनेगा कंबाइंड टू फॉर्म द ऑर्गन, जब ऑर्गन बन जाएगा तब एक पर्टिकुलर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा। बहुत सारा ऑर्गन जब मिलेगा तो तब बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम। एंड जब ऑल दिस ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिवली परफॉर्म देयर फंक्शन, उससे क्या बनेगा? एक मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है किसके केस में दिखाई देता है? इट इज ओनली फाउंड इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर फॉर्म्स। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर, वो है सेलुलरिटी। तो सेलुलरिटी में हम लोग को क्या मिला? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स। अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर मोर देन वन हुआ तो मल्टीसेलुलर। हर एक लिविंग सेल के अंदर क्या होगा? लिविंग मैटर होगा, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है प्रोटोप्लाज्म। और मल्टीसेलुलर के केस में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, जिसको हम लोग कभी कभी बोल सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर फॉर्म्स। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हिच इज कॉल्ड सेलुलरिटी, एंड इट इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकेंड डिफाइनिंग फीचर, जो है मेटाबॉलिज्म। अभी देखो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? सिंपली हम लोग बोलेंगे सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एक लिविंग सिस्टम के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग कलेक्टिवली बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। हो गया? वो मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग सिस्टम के अंदर होता है, ये याद रखना। मैंने क्या बोला है? मेटाबॉलिज्म इज ओनली फाउंड टू अकर्स इन लिविंग सिस्टम या फिर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अभी देखो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस जो है उसको हम लोग बोलेंगे
मेटाबॉलिज्म। अभी मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म का दो टाइप है, हम लोगों ने उसको दो टाइप में डिवाइड किया। तो टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म अगर देखो, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म अगर देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। वन इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म एंड दूसरा जो है वो है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, वन इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। हो गया। अभी एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? इट इज द बिल्डिंग ऑफ और बिल्ड अप रिएक्शंस। जितना भी बिल्डिंग अप रिएक्शंस होता है एक लिविंग सिस्टम के अंदर, उसको हम लोगों ने नाम दिया है एनाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिक रिएक्शंस। एंड जितना भी ब्रेक डाउन रिएक्शंस है, जितना भी ब्रेक डाउन रिएक्शंस है उसको हम लोग बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या है? बिल्ड अप रिएक्शन और बिल्डिंग अप प्रोसेस, और कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस। ठीक है, जैसे एनाबॉलिज्म बिल्डिंग अप प्रोसेस मतलब यहाँ पे सिंपली समझो क्या है, बहुत सारा रिएक्शंस होता है लिविंग सिस्टम के अंदर। उसमें क्या होता है, स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी होता है। एट द सेम टाइम कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होकर स्मॉलर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। बट दोनों प्रोसेस ये नहीं कि ये एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है और कैटाबॉलिज्म जरूरत नहीं है। दोनों प्रोसेस लिविंग सिस्टम के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर देखो एनाबॉलिज्म का अगर एक एग्जांपल अगर हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है देखो, द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो है या फिर फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन जो है, फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन। एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन अगर यहाँ पे अगर देखो कौन है, जैसे रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, या फिर डाइजेशन को भी हम लोग बोल सकते हैं। तो एनाबॉलिज्म में अगर देखो कौन सा एग्जांपल हम लोगों ने डाला है, वो है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का अगर रिएक्शन अगर याद हो, क्या था, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll। ठीक है, क्या बनता है, C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ठीक है, ये था हम लोग का फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में अगर देखो सिंपल मॉलिक्यूल यहाँ पे कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या है देखो, ग्लूकोज। ये हम लोग को पता है ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, मतलब बिल्डअप हुआ है, दैट इज व्हाई फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिक रिएक्शन। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये बिल्डअप हुआ है। ठीक है, तो इसको इसके लिए हम लोग एनाबॉलिज्म को बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस को बोलेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक रिएक्शन अगर देखो क्या है, जैसे रेस्पिरेशन का अगर रिएक्शन अगर देखो, जैसे C6H12O6 plus 6O2। ठीक है, एंजाइम्स, ई का मतलब है एंजाइम्स, इट अल्टीमेटली डेवलप इनटू 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी। तो यहाँ पे देखो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बन चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे किसका ब्रेक डाउन हुआ है, ग्लूकोज का। दैट इज व्हाई रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन इज जनरली नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये हो गया दो टाइप का रिएक्शन, वन इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म, अनदर वन इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। और ये दोनों रिएक्शन हम लोग के लिए जरूरी क्यों है, एक में अगर हम लोग बिल्डअप करते हैं कोई भी सब्सटेंस जो हम लोग के लिए जरूरी होता है, दूसरे में उसको फिर से हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं टू रिलीज द एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। तो ये हो गया टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अभी देखो मेटाबॉलिज्म के साथ और भी पॉइंट अगर हम लोग ऐड करेंगे
मेटाबॉलिज्म क्या था, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। इसका दो टाइप भी हम लोगों ने देख लिया था, एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एट द सेम टाइम अगर देखो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन सेल फ्री मीडिया, ठीक है। जनरली हम लोगों ने क्या बोला था, मेटाबॉलिज्म इज फाउंड इन लिविंग सेल्स या फिर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बट हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन को लिविंग सेल के बाहर भी कर सकते हैं, विदाउट सेल हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन को कर सकते हैं आर्टिफिशियल। जैसे बहुत सारा केमिकल को हम लोग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे तो वो तो अपना रिएक्शन शुरू करेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लोग सेल फ्री मीडियम और सेल फ्री सिस्टम में भी कर सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। अभी यहाँ पे अगर देखो, ये जो सेल फ्री सिस्टम में अगर हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग ना लिविंग रिएक्शन बोलेंगे या फिर उसको हम लोग नॉन लिविंग भी बोल नहीं सकते। whether it is this रिएक्शन, मतलब सेल फ्री मीडियम, सेल फ्री सिस्टम में अगर हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं तो उसको लिविंग भी नहीं बोलेंगे या फिर नॉन लिविंग रिएक्शन भी नहीं बोलेंगे। लिविंग क्यों नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये सेलुलर सिस्टम के मतलब लिविंग सिस्टम के बाहर है। और नॉन लिविंग क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो जो मोलिक्यूल्स हम लोगों ने आर्टिफिशियल यूज किया है वो तो अपना रिएक्शन दिखा रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन इज लिविंग, बट ये लिविंग सिस्टम के अंदर नहीं है, इसलिए हम लोग उसको लिविंग रिएक्शन नहीं मानेंगे। तो दैट इज वाई सेल फ्री सिस्टम में जब मेटाबॉलिक रिएक्शन किया जाता है उसको नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग रिएक्शन बोला जाता है। हो गया। अभी देखो यहाँ पे देखो, आइसोलेटेड इन विट्रो, इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल, ठीक है। आइसोलेटेड इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन इज लिविंग है, रिएक्शन तो लिविंग है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला है। अगर मैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को मिक्स कर दूँ तो उस दोनों में कुछ ना कुछ रिएक्शन तो चलेगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व बायोकेमिकल्स। इसको रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग रिएक्शन। आइसोलेटेड इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें बायोकेमिकल्स इन्वॉल्व है। तो दैट इज वाई इन विट्रो कंडीशन में जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग लिविंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म के बारे में। अभी जो थर्ड जो डिफाइनिंग फीचर है वो है कॉन्शियसनेस। देखो थर्ड जो डिफाइनिंग फीचर है वो है कॉन्शियसनेस। अभी समझना है कॉन्शियसनेस को और एक नाम भी हम लोग दे सकते हैं, मतलब नेम ऑफ द कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है। तो कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है, इट इज द अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर होता है और उसके हिसाब से जब रेस्पॉन्ड करता है उसी को हम लोग बोलेंगे कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्सिवनेस। हो गया। और ये जो कॉन्शियसनेस जो है इट इज एक्चुअली रेगुलेटेड बाय सर्टेन सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे, प्लांट्स के केस में ऐसे एज सच कोई स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन नहीं है। अभी ये हम लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि प्लांट का आइज है, प्लांट का स्किन है, या फिर प्लांट का किसी भी टाइप का सेंस ऑर्गन है, जैसे टेस्ट का सेंस ऑर्गन है क्या प्लांट के केस में नहीं है। तो दैट मीन्स प्लांट के केस में एज सच कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं है, स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन नहीं है। बट इन केस ऑफ एनिमल अगर देखो हम लोग, एनिमल के केस में सेंस ऑर्गन होता है। तो ये तो हो गया अबाउट द अवेयरनेस। अभी देखो एक्सटर्नल स्टिमुलीज होता है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, इट इज द अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। अभी एक्सटर्नल स्टिमुली किस टाइप का हो सकता है, इट में भी फिजिकल मतलब अगर मुझे कोई अगर टच कर ले तो ये एक फिजिकल रेस्पॉन्स स्टिमुली हो गया। केमिकल, बहुत सारे केमिकल के साथ हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं, मतलब जब हम लोग कुछ खा लेते हैं जो अल्टीमेटली उस खाने में अगर कोई भी केमिकल्स हो, केमिकल हम लोग के बॉडी के अंदर जब एंटर कर लेता है उसके हिसाब से हम लोग का बॉडी जो है वो रिएक्ट करना शुरू करता है। तो ये भी एक टाइप ऑफ वो स्टिमुली है। तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शन हो सकता है। बायोलॉजिकल मतलब सिंपली बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक रिप्रोडक्शन हो गया या फिर बिहेवियर, ये सब भी हो सकता है। तो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुली, इट कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। क्लियर। अभी यहाँ पे देखो हायर एनिमल जो है, हायर एनिमल हैव स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन जैसे आइज, नोज, टंग एक्सेट्रा स्किन, ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन। और प्लांट के केस में अगर देखो, प्लांट डिवॉइड ऑफ सेंस ऑर्गन्स, प्लांट के केस में किसी भी टाइप का सेंस ऑर्गन नहीं है, बट स्टिल दे कैन रेस्पॉन्ड टू लाइट, टेम्परेचर, वाटर, पोल्यूटेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे प्लांट का लीफ अगर देखो,
it is always exposed towards the sunlight, and this type of response to light is called as phototropic movement. ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, फोटोट्रोपिज्म। या फिर रूट का जो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जियोट्रोपिक मूवमेंट। तो दैट मीन्स ये जो प्लांट का जो रिएक्शन जो है एक्सटर्नल, प्लांट ऑल्सो कैन रिएक्ट विद द एक्सटर्नल स्टिमुली विदाउट एनी काइंड ऑफ सेंस ऑर्गन। तो ये लाइट के साथ, टेम्परेचर के साथ, वाटर या फिर पोल्यूटेंट के साथ भी रिस्पॉन्ड कर सकता है प्लांट। यहाँ पे अगर देखो एक टर्म लिखा है फोटो पीरियड, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोटो पीरियड मतलब क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू डेली लाइट। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर देखो, वेदर इट इज प्लांट्स और एनिमल, हर एक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के साथ, लाइट के साथ, ड्यूरेशन ऑफ लाइट के साथ वो रिएक्ट करता है। जैसे अगर देखो समर सीजन में क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है, डे लाइट जो है वो ज़्यादा होता है, एंड विंटर सीजन में कम होता है। तो उसके हिसाब से जो है बहुत सारा प्लांट्स एंड एनिमल यूज टू रिएक्ट। तो फोटो पीरियड यहाँ पे क्या लिखा है? फोटो पीरियड का मतलब है एक्सपोजर टू डेली लाइट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू डेली लाइट इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ये फोटो पीरियड इन्फ्लुएंस करता है, इन केस ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, एंड दस दे आर जनरली नोन एज सीजनल ब्रीडर्स। इनके केस में सीजनल ब्रीडिंग होता है। जैसे अगर मान लो, अगर जैसे हम लोग बोल सकते हैं सिंपली चाइना रोज, ठीक है, चाइना रोज जो प्लांट है, मतलब फ्लावरिंग जो होता है, इनका फ्लावरिंग अगर देखना जब डे लेंथ ज़्यादा होता है, जैसे समर सीजन में ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट ज़्यादा होता है, इस टाइम पे इनका क्या होता है? फ्लावरिंग स्टार्ट होता है। फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ मतलब प्लांट का रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो चुका है। एंड जैसे विंटर सीजन आता है, इनका फ्लावरिंग कम दिखाई देता है, दैट मीन्स इनका रिप्रोडक्शन जो है बंद है। एट द सेम टाइम एनिमल के केस में भी अगर देखो, बहुत सारे एनिमल्स है जैसे शीप या फिर गोट, दे यूज्ड टू ब्रीड ड्यूरिंग विंटर सीजन, एंड दे यूज्ड टू, they are not involved in breeding during summer season. That means they are generally called as seasonal breeders. तो ये किसके लिए आ रहा है? फोटो पीरियड, मतलब एक्सपोजर टू डेली लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये भी कैसे हम लोग रिसीव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन, ठीक है। अभी देखो ये तो हो गया हायर प्लांट्स एंड हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल के केस में। तो क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, वेदर इट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इनके केस में क्या ऐसा रिएक्शन दिखाई नहीं देता? दे ऑल्सो शोज रिएक्शन और कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सिंपली मान लो एक एमीबा जब एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में रहता है, एमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगा, तब क्या करेगा? एमीबा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी के बाहर एक वाल बना लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट वाल, ठीक है। तो जैसे सिस्ट वाल बना लिया, एमीबा खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, एंड जब तक फेवरेबल कंडीशन, मतलब अपना एनवायरमेंटल कंडीशन जब उस एमीबा के हिसाब से नहीं होता, तब तक वो वाल के अंदर रहेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में एंटर करेगा, एमीबा धीरे धीरे क्या करेगा? उस वाल को निकाल लेगा। तो ये भी एक टाइप ऑफ रेस्पॉन्स टू स्टिमुली हम लोग बोल सकते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सब में अवेयरनेस टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फिर अवेयरनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुली दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस एंड रेस्पॉन्सिवनेस। बट एनिमल के केस में अगर जाओ, ह्यूमन इज द ओनली एनिमल, ठीक है, ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस, हम लोगों को खुद को समझ में आता है क्या क्या होता है, कि क्या क्या कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन के केस में दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर और द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे अबाउट द जनरल फीचर्स।